मेंस्ट्रुअल साइकिल की जहां तक बात है, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, जनरली ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि 28 डेज की है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि 28 डेज की है। और किसमें होती है? इन फीमेल प्राइमेट्स। इन फीमेल प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स में फिर ईस्ट्रस साइकिल होती है ना। प्राइमेट्स जैसे कि, प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज, मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म है ना। तो मंकी से बिलोंग करते करते ऑर्गेनिज्म जिसमें हम भी आ जाते हैं, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, बस इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 to 29 डेज की होती है, बाकी प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो कि शुरू कब होता है? प्यूबर्टी में। भव्या, गुनगुन, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ भैया। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क। और इसी तरह से लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो कि एंड होता है, लगा लो 50 years of age of female, that is menopause, है ना। ये तो पता है हमको, इतना तो पता है। सही है, मेनार्क और मेनोपॉज, इसके बीच जो भी चलता रहता है वो मेंस्ट्रुएशन है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक। अगर बोलते हैं कि मान लो कि मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता है किसी भी रीजन से, तो इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी बट इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। ये पढ़ते हैं हम लोग। चलो एक एक करके इनके 3 फेज है, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फेज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज सेकंड जो है उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड थर्ड इज ल्यूटियल फेज। इसी ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसी ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये 3 फेज है जिनको हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, फर्स्ट 3 to 5 डेज आप मान के चलो, दैट इज कंसिडर्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। 3 to 5 डेज। ठीक। इसमें हॉर्मोन्स का क्या लेवल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जाती है और कई बार क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, शुरुआत में जैसे ही ये साइकिल स्टार्ट होती है तो 3 हार्मोन्स ध्यान रखना,
क्लियर बता रहा हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा कि कौन सा हार्मोन हाई होता है और कौन सा हार्मोन लो होता है। एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों हार्मोन अभी क्या है, शुरुआत में लो है, याद रखना। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। सब क्या है यहाँ पर, लो है, कोई भी हाई नहीं है। अब क्योंकि बात में, अच्छा ये बात 3 से 5 दिन का फेज चल रहा है ना, ये मैं बोल रहा हूँ डे 1 पर। डे 1 पर तो सब लो है, ठीक है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब लो है। लेकिन जैसे जैसे आप साइकिल में बढ़ते हो आगे, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये किसको सिग्नल देगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलेगा भाई हाइपोथैलेमस को। आपको पता है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सिक्रीट होगा, और जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सिक्रीट होगा तो जीएनआरएच विल टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि डिक्रीज है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो वो बोलेगा एलएच और एफएसएच को सिक्रीट करवाने के लिए। ठीक है, तो एलएच एंड एफएसएच लेवल स्टार्ट्स स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कब की बात चल रही है ये मान लो लास्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज। लास्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब ऐसे समझ लो कि डे 3, डे 4, 5 ऐसा, ठीक है, उस समय पर ये इंक्रीज होने लगता है। अच्छा, और क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, ये तो हार्मोन्स के बारे में बात की। इसके अलावा ओवरी में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से डिजेनरेट हो चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स कंप्लीटली, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है कंप्लीटली, अब कोई कॉर्पस ल्यूटियम का अस्तित्व बचा ही नहीं है। तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट्स कंप्लीटली, सही है। और यूटेरस में क्या होता है भाई, यूटेरस में हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेक्स हार्मोन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी सेक्स हार्मोन्स नहीं है, ना प्रोजेस्टेरॉन है यहाँ, ना एस्ट्रोजन है, ना एलएच है, ना एफएसएच है, ठीक है, ना एलएच है। तो क्या होगा फिर, ड्यू टू ये लाइन, ध्यान से सुनना, सभी है क्लास में सुन रहे हैं, कौन कौन है, सारी का आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है। देखो, ये बहुत बढ़िया बात है, देखो क्या है कि क्योंकि सब हॉर्मोन्स विड्रॉल्ड है ना, ड्यू टू विड्रॉल, ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, सभी तो लो है ना इस समय पर, ठीक है, ड्यू टू विड्रॉल ऑफ हॉर्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगता है। ये मेंशन नहीं है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बनने लगता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने लगता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फॉर्म्ड इन यूटेरस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फॉर्म्ड
इन यूटेरस, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्ट्रियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन, आर्टरीज जो है उसकी वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी, आर्ट्रियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन, arteriolar vasoconstriction, and due to this arteriolar vasoconstriction क्या होगा, that will lead to decrease या low blood supply, ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगा इस प्लेयर्स को, क्योंकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई। अरे भाई वेसल्स जो थी वो इस तरह से थी, अब वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो क्या ब्लड सप्लाई मिलेगा, बताओ, हाँ जी बोलो। नहीं भैया। नहीं हाँ, होगी। तो वेसल्स, अब उससे क्या होगा, डीजनरेशन एंड सेपरेशन, ठीक है, लेयर का डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, डीजनरेशन एंड सेपरेशन, ठीक है, याद नहीं रखना चाहो तो भी चलेगा, किसके डीजनरेशन की बात करते हैं, एक यहाँ पर लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, ठीक है। लेकिन जो याद रखना है वो ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ इतना ही नहीं करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक और इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, यहां से कनेक्ट करूंगा मैं एनसीईआरटी, कि प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉज contraction in myometrium, prostaglandin also causes contraction, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। तो जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाहर की लेयर स्ट्रैटम फंक्शनलिस, वो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट, वो ऑलरेडी डिजेनरेट हो रहा है, ठीक है, तो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, इसकी वजह से डेड एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसको स्ट्रैटम फंक्शनलिस कुछ नहीं है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस में मेंशन कर देता हूँ, स्ट्रैटम फंक्शनलिस वही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बोल रहे हैं, ठीक है, वो डिजेनरेट हो गई है उस एंडोमेट्रियम, तो ध्यान रखना कभी एंडोमेट्रियम की जगह स्ट्रैटम फंक्शनलिस लिखा रहे तो वो भी सेम है, वो डिजेनरेट हो गई है, क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम था, ब्लड सप्लाई क्यों कम था, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो गया था, प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों सिक्रीट हुआ, क्योंकि सेक्स हार्मोन सब कम थे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अब इसकी वजह से जो भी डेड एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी, ठीक, ब्रेक डाउन ऑफ डेड breakdown of dead endometrium lining along, ठीक है, तो ब्लड और इसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इस फेज में यही तो देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ साथ ब्लड वेसल्स से जो सिक्रीशन सिक्रीट होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स से जो थोड़ा बहुत ब्लड सिक्रीट होगा, विच फॉर्म्स द लिक्विड, इधर से जो लिक्विड पार्ट होगा वो बाहर निकलेगा, दैट कम्स आउट
कम्स आउट थ्रू वेजाइना, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होगा, है ना, along with, हमने पढ़ा था कल, अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद है? अरे भाई, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं? हाँ हेलो? समझ। हाँ सर। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में अराउंड कितना ब्लड का लॉस हो जाता है? 40 to 80 ml blood is lost, and interestingly 40 to 80 ml blood is lost due to presence of the fibrinolysin. अब देखो कनेक्ट करना, फिब्रिनोलाइसिन जरा सोच के बताओ कहाँ पढ़ा था हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू, Accessory glands of male reproduction. क्या काम है फिब्रिनोलाइसिन का? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फिब्रिनोलाइसिन, मेंस्ट्रुअल क्लॉट नहीं होने देता ना उसको, अरे वो क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है। हाँ। अरे जो सीमन है वो क्लॉट नहीं रहता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लॉट को ब्रेक डाउन करना, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन, क्लॉट को ब्रेक डाउन करने का काम होता है फिब्रिनोलाइसिन। ड्यू टू प्रेजेंस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन menstrual fluid, menstrual fluid does not normally clots, ये क्लॉट नहीं होता। वो सब बातें आपको पता है कि प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अगर अगर होगी तो भाई आ, नहीं होगा, ये होगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज मैं बता रहा हूँ, हाँ या ना? समझ आ रहा है? बोलो। हाँ। बाकी बोलते हैं वो तो नॉर्मल है, आपको पता ही है कि भाई एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी कहता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कैन ऑल्सो अकर, ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज का और भी कारण हो सकता है, कैन ऑल्सो बी अकर। क्या क्या रीजन हो सकते हैं बताओ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? ड्यू टू, अरे बोलो, स्ट्रेस, डाइट, किसी तरह की कोई डिजीज, या फिर पुअर हेल्थ, है ना, ये सब रीजंस हो सकते हैं। बस समझ आया कि नहीं? ये है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली बात कि एफएस शुरुआत में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, इसलिए एलएच और एफएसएच बाद में 3-4 डेज में इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। तभी तो, तभी तो यहाँ पर आगे फॉलिकुलर फेज में एलएच और एफएसएच और ज्यादा बढ़ता रहेगा, हाँ या ना? समझ आया? हाँ। बोलो। ठीक है, अच्छे से आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ, मेंस्ट्रुअल फेज? हाँ। ठीक है, गुड, आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले हार्मोन्स की बात करते हैं। अब मुझे बताओ एलएच और एफएसएच का लेवल क्या होगा? इंक्रीज भी करेगा। एलएच और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होने लगेगा ना।
क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो करने हैं ना भाई हमको। प्राइमरी से सेकेंडरी कल पढ़ा था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फिर ग्राफियन। वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कब होगी? वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कब होगी? जब एलएच और एफएसएच सिक्रीट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है इस फेज में क्या होता है? एलएच और एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली। LH and FSH increases gradually. LH and FSH increases gradually. और LH और FSH इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? LH और FSH इंक्रीज होगा तो आपको पता है FSH is responsible for growth of follicles. Growth of follicles. ठीक है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स ग्रो हो गए तो आपको पता है ये, अच्छा ये फॉलिकल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं? इस डायरेक्शन में। सबसे पहले प्राइमरी से क्या बनेगा? याद आ रहा है? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से, अच्छा टर्शरी तक आते आते आपको पता है सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, मेयोसिस वन हो जाता है। याद आ रहा है कल की क्लास ओवरजेनेसिस? बोलो। हाँ। हाँ। उसके बाद बनेगा क्या? कौन सा फॉलिकल बनेगा इसके बाद? ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल। सही है, उसके बाद बन गया ग्राफियन फॉलिकल। ठीक। यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही ग्रोन, यही फॉलिकल्स, यही फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो हो रहा है, यही फॉलिकुलर इवेंट्स जो हो रहे हैं, या जो डेवलपमेंट हो रहा है, यही फॉलिकल्स, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। ठीक है। इसी की वजह से क्या होगा? इसी फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा? एस्ट्रोजन, यही एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करते ही है। ओवेरियन हार्मोन हो गया ना ये तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन होगा। आ रहा है समझ? हाँ हाँ। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। और जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या बोलेगा? एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो एस्ट्रोजन फर्दर फर्दर बोलेगा किसको? एलएच और एफएस, एस्ट्रोजन के बढ़ने से। ठीक है, एस्ट्रोजन के बढ़ने से ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? एलएच और एफएसएच को। एलएच और एफएसएच अपना पीक पर पहुंच जाएंगे। एस्ट्रोजन पता है पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, नेगेटिव फीडबैक भी देता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है ना, यहाँ पर देखो, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है या जीरो के बराबर होता है, तो वो एलएच को रोकता है कि भाई एलएच सिक्रीट ना हो। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो वो एलएच को सिक्रीट करवाता है। तो वो एलएच को पीक पर पहुंचा देगा। लेकिन ये कब की बात है? इन अबाउट मिडल ऑफ द साइकिल, ऑफ द साइकिल। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि एलएच और एफएसएच हॉर्मोन्स का याद रहना चाहिए। एलएच और एफएसएच इंक्रीज होते हैं इस फेज में, एस्ट्रोजन जिसकी वजह से इंक्रीज होगा, है ना? बस यही तो है। लेकिन क्या प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज होने का कोई रीजन समझ आता है आपको? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो देखो
कहाँ से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट होने का मतलब नहीं। और कॉर्पस ल्यूटियम ऑलरेडी पिछले वाले फेज में हमने पढ़ा कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो मुझे बताओ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा यहाँ पे? मुझे पता है एलएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बताओ। सर लो होगा। लो होगा, है ना? बाकी क्या है, सो रहे हैं? गुनगुन, कीर्ति, कविता और भव्या, तुम्हारा आंसर कब आएगा? तुम्हारा मार्क्स कब आएंगे? सर वो 12th की फिजिक्स थी ना, इस वजह से हो गया। अगली बार हो जाएगा उसका। अच्छा, और कीर्ति चेक करके नहीं बताया बेटा? कीर्ति है क्लास में कि नहीं है? हाँ मेरा है। कब बताएगी चेक करके? क्लास के बाद। हाँ, क्लास के बाद। क्लास के बाद। चलो ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा, ठीक है? इतना ध्यान रखना। अच्छा, जब मैक्सिमम यहाँ पर पीक पर पहुंच रहा था, हमने बोला एलएच और एफएसएच पीक पर पहुंच रहा था। एलएच का मैक्सिमम लेवल पर पहुंचना, एलएच मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच, अच्छा ये कब चल रहा है? ये ऐसे मान के चलो ना, 5th डे से लेकर 14th डे तक चल रहा है, क्योंकि 14th डे पर तो ओव्यूलेशन ही हो गया ना। 14th डे पर तो ओव्यूलेशन ही हो गया। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच इज ड्यूरिंग द, कब होगा? ड्यूरिंग मिडल ऑफ द साइकिल, है ना? ड्यूरिंग मिड ऑफ द साइकिल, दैट इज 14th डे। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक है? एलएच सर्ज बोलते हैं। इस एलएच सर्ज की वजह से बताओ क्या होता है, पढ़ा चुके हैं ये सब। क्या होगा इस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। बस, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाएगा, इसके अंदर आपको पता है इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? ओवम, ठीक है? रिलीज ऑफ ओवम, सेकेंडरी oocyte। और जब ओवम रिलीज होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन, है ना? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोल देते हैं। सही है। 14th डे पे होता है जनरली ये, ठीक है? 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन, ये ध्यान रखना। इसलिए इस फेज को, सिर्फ 14th डे वाले को ओव्यूलेटरी फेज भी बोल देते हैं, ठीक है? अब लास्ट फेज पर आते हैं, दैट इज ल्यूटियल, या फिर जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले इसमें एक और चीज समझ लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यूटेरस में क्या क्या कहानी चल रही है फॉलिकुलर फेज में। हमने पढ़ा कि हार्मोन्स 3 लेवल पर पढ़ते हैं जब भी कोई फेज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि हार्मोन्स, ठीक है? हार्मोन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। हमको पीवाईक्यू बेसिस पे पढ़ना है इसको, ठीक है? और तो जान के क्या ही करना है। दूसरी बात, हमें पढ़ना है कि भाई जो ओवरी है वहां पे क्या चल रहा है। तीसरी बात, यूटेरस पे क्या चल रहा है ना? तो फर्स्ट सेकंड लेवल इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे पहले भी बताया आपको यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे पहले उसका क्या हो रहा है, हार्मोन्स का क्या हो रहा है, फिर हमने बोला कि ओवरी में क्या हो रहा है, फिर हमने बोला यूटेरस में क्या हो रहा है ना? अब यहाँ पर हमें पढ़ना है ओवेरियन इवेंट्स के बारे में, कि ओवरी में क्या चल रहा है। ओवरी में हो गया, ओवरी में प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बन गए। यूटेरस फॉलिकुलर, तो यूटेराइन इवेंट क्या है फिर इसमें? यूटेराइन इवेंट्स, यूटेरस में क्या चल रहा है?
जब देखते हैं यूटेरस में क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम दोबारा रीजनरेट करने लग जाएगी, है ना, जिसको स्ट्रैटम फंक्शनैलिस बोला था हमने। एंडोमेट्रियम रीजनरेट करने लग जाएगी, अभी ब्रेक डाउन हो गई थी, अब रीजनरेट करने लग जाएगी। रीजनरेट्स, ठीक, रीजनरेट्स। और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो क्या होगा कि यहाँ पर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग इंक्रीजेस। दोबारा रीजनरेट हो रही है ना, ब्रेक डाउन हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, अब रीजनरेट हो रही है। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ तक कोई डाउट कि हम बढ़े उसमें? भैया थिकनेस तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर थिकनेस प्रोजेस्टेरॉन तो तब करेगा ना जब कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम मान लो कि कॉर्पस ल्यूटियम, अब कॉर्पस ल्यूटियम तो बन ही गया है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन साथ में चल रहे हैं, ठीक है, समझ आया? ठीक है। क्या होता है कि इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, ना याद रखना नहीं है, लेकिन समझो कि एक इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया विच इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया की वजह से प्रोलिफरेशन होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की, एंड दैट रीजनरेट एंड प्रोलिफरेट। तो हम लोग इसको प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं, इसको फॉलिकुलर फेज को। अब आ जाते हैं हम कौन से फेज पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ये लास्ट का। अच्छा, लास्ट का जो 14 डेज होते हैं, लास्ट के 14 डेज जो होते हैं वो आपके जनरली ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, वो होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्यों था, बोलता है कि बताओ, बताओ कि भाई क्या हुआ, बताओ कि 30, फॉर एग्जाम्पल बोलता है, क्वेश्चन क्या है, 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, बोल रहा है 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मुझे ये बताओ कि मुझे ये बताओ कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा? 14th पे ही। 14th डे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज कितने डेज तक चला होगा, ये कब एंड हुआ होगा? वही अगर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 चल रही है, 4 चल रही है, तो 4 के बाद से ही तो होगा, या 4 से लेके 14 तक होएगा फॉलिकुलर फेज, क्योंकि 14th पे तो ओव्यूलेशन होता है, करेक्ट। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कुछ भी अलग हो जाए, ठीक है, वेरी करते हैं ये। मेंस्ट्रुअल फेज आपको पता है 3 to 5 डेज जरूरी नहीं है, 3 to 5 डेज हो। फॉलिकुलर फेज आपको पता है 14th डे को हो, ऐसा जरूरी है। ओव्यूलेशन भी 14th डे को हो, ये जरूरी नहीं है, समझ आया? तो कभी भी ओव्यूलेशन, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज आपसे पूछे कि भाई बताओ बेटा कि कब हुआ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन, ये ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, कि ये डिसाइड कौन करता है? सिक्रेटरी फेज। तो जितने भी डेज की साइकिल होगी ना, मैं बोलूं अगर 30 डेज की साइकिल है, ठीक है, तो 30 डेज पीछे से काउंट करना शुरू करना। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं तो शुरू से ही सोचते हैं, तो
पीछे से काउंट करना शुरू करना। 30 डेज से पिछले 14 दिन जो रहे होंगे वो सिक्रीटरी फेज होंगे, वो तो चेंज होंगे ही नहीं। आगे वाले डेज चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कि 3 दिन की जगह 2 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ओव्यूलेशन थोड़ा आगे पीछे हो गया। लेकिन क्या आगे पीछे डेज नहीं होता? एग्जैक्ट 14 डेज का कौन सा फेज होता है? हेलो? ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी, अब मुझे बताओ, अगर 35 डेज की, अगर मुझे ये बताओ 35 डेज की वो है, क्या बोलते हैं, 35 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो कब हुआ होगा ओव्यूलेशन? 21st। 21। 21 डे पे हुआ होगा। समझ आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिकॉज एक लाइन मेरी याद रखना, क्या कहता है? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो है वो हमेशा 14 दिन पहले होता है। किसके? 14 दिन पहले। अच्छा, इसके 14 दिन, ये भी हमेशा याद रखना, इसके ठीक 14 दिन बाद क्या होगा? बताओ, सिक्रीटरी फेज के 14 दिन क्या बाद क्या होगा? अरे, सिक्रीटरी फेज के 14 दिन के बाद क्या होगा? दिमाग नहीं लग पा रहा क्या? जाम हो गया ठंड में? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, फिर इतना क्यों टाइम लग रहा है? हमेशा याद रखना कि भाई ओव्यूलेशन कभी भी इधर से काउंट नहीं करेंगे कि यहाँ 14 दिन हो गए, 14 दिन पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन किधर से काउंट करेंगे? किधर से काउंट करेंगे? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज से। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ये नहीं बोल सकते आप कि मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट हुआ था उसके 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा। जरूरी है क्या ये? जरूरी है ये कि नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई? नेसेसरी। हाँ, नॉट नेसेसरी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई थी उसके 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा। लेकिन क्या है, अगर मैं ये लाइन बोलूं कि ओव्यूलेशन होने के ठीक 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ। हाँ क्योंकि सही। ल्यूटियल फेज तो चेंज नहीं होगा ना। ओव्यूलेशन होने के 14 दिन बाद क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल। सारिका समझ आ रहा है? कविता, हाँ सारिका? सर। ओके। हाँ सर। तो ये लाइन याद रखना हमेशा। ठीक है। द लेंथ, द लेंथ ऑफ this phase, especially this phase, is 14 days. Is 14 days. Regardless, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी फेज से, regardless of the length, length of the other phases. सही है? regardless of the length of the other phases. तो फिर एक और इम्पोर्टेंट लाइन, जो ओव्यूलेशन होता है, ovulation occurs 14 days before the onset of the, मतलब मेंस्ट्रुएशन के आने से 14 दिन पहले ऑफ मेंस्ट्रुएशन। समझ आया? है ना? अब शुरू करेंगे हम एक्चुअल में ल्यूटियल फेज पढ़ना, और उसमें 3 लेवल पर पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि पहले हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, फिर ओवरी पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई भी फेज पढ़, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी फेज पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या अप डाउन चल रहा है, फिर पढ़ो ओवरी में क्या हो रहा है, फिर पढ़ो यूटेरस में क्या होगा। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, क्या है कि बताओ ओवरी में क्या हो रहा है, और ये लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में कि ओवरी में क्या हुआ है, यूटेरस में क्या हुआ है, कई फेज में नहीं लिखा हुआ। एक लाइन पे कुछ लिख के छोड़ दिया उसने। समझ आया? उसको सेग्रीगेट करना मुश्किल है। तो
ध्यान रखना ये चीज। हॉर्मोन्स के लेवल पर क्या हो रहा है, हॉर्मोन्स भी उतना मेंशन नहीं है। हॉर्मोन्स से क्या कहना है उसको, ये है कि आप लोग हो समझदार तो आप लोग क्या करोगे, वो जो ऊपर उसने वो बना के दे दिए, ग्राफ बना के दे दिया, उससे समझ आ जाना चाहिए। वैसे तो आ जाना चाहिए, वो इजी है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए ऐसे, जो अप डाउन लो हाई ऐसा। तो अब मुझे बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मिडल ऑफ द साइकिल चल रही होगी, तो मिडल ऑफ द साइकिल में हाई होगा लो होगा, है ना? इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज कब तक होता है? अप टू मिडल ऑफ दिस फेज। अच्छा, ल्यूटियल फेज के मिड तक, आधा ल्यूटियल फेज, मतलब ल्यूटियल फेज जो चल चुका है आधा, आधे ल्यूटियल फेज तक तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब पड़ी किस ले रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अब मुझे बताओ कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा इस केस में? एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। डीजेनरेट। तो क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा? नहीं। तो फिर ये दोनों हार्मोन्स क्या होंगे? मिड तक तो अभी इंक्रीज हो रहे थे। आप बोलोगे ल्यूटियल फेज में, ऐसे नहीं बता सकते आपकी ल्यूटियल फेज में। क्या मैं बता सकता हूँ ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन, ऐसा बोल सकता हूँ ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? नहीं। मैं ये बोलूंगा कि ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही मिड तक, जब तक कि कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज डीजेनरेट हुआ है तब तक तो इंक्रीज होंगे। लेकिन जब उससे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही हार्मोन्स क्या होने लग जाएंगे आधे के बाद? डिक्रीज। डिक्रीज होने लग जाएंगे। लॉजिक है, रटना मत। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का डिक्रीज होना एक नेगेटिव फीडबैक देगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा? ये रोकेगा बहुत ज्यादा। कब जब होगा ये, तो ये इस लेवल पर एफएसएच और एलएच भी लो रहेंगे, लो ही रहेंगे। ठीक है। ओवरी में क्या होगा? ओवरी में क्या होगा भाई? ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है क्या? ग्राफियन फॉलिकल क्या बन चुका होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी में यही चल रहा है। ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम मेच्योर कब होता है? मेच्योर ही 22वें दिन पे होता है ये। ठीक है, 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब तक तो इंक्रीज होगा ही, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा, है ना? बाकी उसके बाद डिक्रीज होने लग जाएगा। कोई फॉलिकल्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। क्या इसके बाद कोई फॉलिकल्स बनेंगे? बताओ, इसमें कोई फॉलिकल्स बनेंगे? नो न्यू फॉलिकल्स। नहीं। ग्राफिन बनना था, उसके बाद क्या बनेगा? नो न्यू फॉलिकल्स एड। ठीक है। यूटेरस में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा शुरुआत में। प्रोजेस्टेरॉन तो इंक्रीज होगा ना शुरुआत में, याद आ रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट हो रहा था। हाँ। इसको कौन सिक्रीट इनिशियली? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब सिक्रीट करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम के सिक्रीट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में दिया जाए तो ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों की वजह से थिकनेस बढ़ती है। एस्ट्रोजन, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, द थिकनेस, यूटेरस इवेंट बात कर रहे हैं ना, यूटेरस की, थिकनेस ऑफ यूटेराइन, thickness of uterine wall increases, thickness of uterine wall
इंक्रीजेस, और 23 डे के आसपास वो यूटेरस की जो थिकनेस होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, बाद में डिजनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, वही वाली बात जो ऊपर लिख चुके हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो अब एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो प्रोजेस्टेरॉन वो एस्ट्रोजन क्या होगा, बताओ, अरे बोलो, एब्सेंस ऑफ अगर फर्टिलाइजेशन, एस्ट्रोजन, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन थिक करेगा ना यूट्राइन वॉल की। हाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी ये समझो, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, बोलो, दोनों ही क्या होंगे, डिग्री। डिक्रीज। और अगर दोनों डिक्रीज हो गए तो थिकनेस, अगेन थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल क्या होने लग जाएगी, ऊपर से कंपेयर करो, थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल लास्ट में क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। समझ आया? अरे भाई, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एब्सेंस हुआ फर्टिलाइजेशन का तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो गया, तो थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल भी क्या होगी, बोलो, डिक्रीज। डिक्रीज होगी। समझ आया? और डिक्रीज होगी, फिर रप्चर होने लग जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। समझ आया? फिर हमने यहाँ पर लाइन एक लिखी थी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इंडिकेट्स प्रेगनेंसी बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये कई रीजन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज के लिए एक लाइन याद रख लेना, पूछा जा सकता है, एंड दैट इज नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन। आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस हेलो? सर। ठीक है, हाँ। नो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का ना होना, उसके लिए एक शब्द है, दैट इज एमिडोरिया। याद रखना, एमिडोरिया। इसी वजह से आपने एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ा होगा, लैक्टेशनल एमिडोरिया। मतलब जब मदर लैक्टेशन पीरियड में है, तब वो क्या नहीं कर रही, मेंस्ट्रुएशन नहीं चल रहा है, इसलिए वो उसे एमिडोरिया बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं? मतलब इस टाइम पर प्रेगनेंसी है, ठीक है, अभी एमिडोरिया में, है ना? समझ आया? हाँ भैया। यस। ठीक है। एक टॉपिक थोड़ा सा सोशली इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया है ना, मेंस्ट्रुअल ये साइकिल। बता दो, हाँ फर्टिलाइजेशन में प्रोजेस्टेरोन ही मेन है ना, हार्मोन जो हाँ, यूट्राइन वॉल को ठीक करेगा। बस वही वही बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है, ठीक है, वही बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ही बढ़ रहा है। अगर जैसे एग्जाम में आ गया प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ तो उसमें हार्मोन पूछ लिया कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों है, और बोथ प्रोजेस्टेरॉन का लगा देना, ऑप्शन भी है। फिर और प्रोजेस्टेरॉन, बोथ का ऑप्शन भी। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लगा देना, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन डिक्लाइन करने के लिए, थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर पूछा ना, तो आप हमेशा दोनों लगाना, ठीक है, दोनों इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। समझ आया कि नहीं? पर अगर उसने स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन लिख के पूछा था तो हाँ, प्रोजेस्टेरोन। तब प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। समझ आया? बाकी फिर वो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला, कि दैट वी नो, भाई क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, सैनिटेशन का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिविरल डिजीज कैन कॉज, है ना? और आपको पता ही है कि द रीजन वेयर ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, द चांसेस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी हाई। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं,
नहाना डेली होता है, ठीक है, रेगुलरली नहाना होता है, क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना होता है ना। सैनिटरी नैपकिन्स अगर मान लो किसी टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो होममेड पैड्स भी होते हैं, अदरवाइज आजकल तो अवेलेबल है ही हर जगह पर। सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स जो है वो 4 to 5 आवर्स में एज पर रिक्वायरमेंट क्या करते रहना होता है, चेंज करते रहना होता है। एंड disposal of sanitary napkins are also important because the disposal of sanitary napkins उस sanitary napkin की वजह से भी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो सकता है। तो डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैपिंग, उसको रैप करना चाहिए प्रॉपरली पेपर में, ठीक है, और ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, ड्रेन पाइप में या टॉयलेट्स में या वॉशरूम्स में या ओपन एरिया में, ठीक है। तो उसको हैंडल करना चाहिए और डस्टबिन में रैप करके, ठीक है, और उसको हैंड नैपकिन को हैंडल करने के बाद वॉश योर हैंड्स। सो दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। समझ आया अगर पूछ लेता है तो कभी सोशल टॉपिक, ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाँ साइकिल? बस, ठीक है। लेक्चर अपग्रेडेड लगा थोड़ा सा पहले से, अपडेटेड है तो लगा, सही। हाँ भैया। है है तो ना। सही। चलो पढ़ना ये, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला जो आपने अभी आज जो पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कई सारी बातें जो पहले हमने डिस्कस नहीं की होगी, है ना। तो ध्यान रखना ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पढ़े, फिर फर्टिलाइजेशन का हाँ। थोड़ा पार्ट पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। फर्टिलाइजेशन के बाद अब चैप्टर ज्यादा कुछ रहता नहीं है। फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, और हाँ फिर पार्चुरेशन वगैरह पढ़ते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कथा समाप्त। पढ़ो पढ़ो, ठीक है। राधे राधे। राधे 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 तुम्हें। राधे, राधे राधे राधे। राधे।